आइए पढ़े हुए समाचारों की प्रस्तुति करें। एक अहम सवाल, बांग्लादेश में बम विस्फोट हो रहे हैं, हिंसक वातावरण बना हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि क्या 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होंगे? यह अहम समस्या है। इसी बीच एक बड़ा समाचार आया कि तारिक रहमान 70 साल बाद इंग्लैंड से वापस आए। उनका जनता ने बहुत स्वागत किया, बहुत ज़्यादा स्वागत किया। उनकी माताजी खालिदा जिया है ना, अस्पताल में भर्ती है, वे शायद उसको भी देखने जाएंगे। और खालिदा जिया की बहन ने रहमान जी का स्वागत किया। अब रहमान जी क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे, ये इस पर अटकलें जारी है। चुनाव में अब उनके मुकाबले तो कोई खड़ा होगा भी नहीं और वो जीत भी जाएंगे, तो मामला बड़ा रोचक स्थिति बन चुकी है। अब उन्होंने जो बांग्लादेश में जिसकी हत्या हुई उसको लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ और हिंसा फैली हुई है ना, तो रहमान जी उसके कब्र पर भी जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तारिक रहमान जी नरम पंथी और कट्टर पंथियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की नीति अपनाएंगे। ठीक है, अपनाना चाहिए, किंतु क्या वे सफल होंगे, इसमें बड़ी शंका है। पाकिस्तान और आईएसआई और कट्टरपंथी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जो स्थिति होगी वो देखी जाएगी। 12 फरवरी को आने दीजिए, और 12 फरवरी के आते आते बांग्लादेश में कितने नाटक होंगे कुछ भी कह नहीं सकते। हो सकता है कि सेना की भी बगावत हो जाए। पुलिस ने तो बगावत करी है 2 हिस्सों में कर, और मुझे तो ऐसा जो सूचना आई है कि अब तो सेना भी 2 भागों में विभक्त हो रही। ठीक है, क्या किया जाए, होना चाहिए, जो भी हो जाएगा देखेंगे। पर भारत को तो बड़े सतर्कता रखना पड़ेगी, क्योंकि भारत के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल चल रहा है और हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अब क्या कहें। उधर दूसरी तरफ इजराइल का जो उन्माद है ना, वो भी फिर से नए युद्ध को भड़काने की स्थिति में आ गया। चीन ताइवान पर निगाह गड़ाए हुए और वहाँ पर बड़ा वो हंगामे होते रहेंगे। चीन ताइवान की वायु सीमा में घुसकर प्रदर्शन करता है, धो देता है, जो भी होगा वो देखेंगे। बांग्लादेश को लेकर विश्व में बांग्लादेश की आलोचना हो रही है, होगी ना, जहाँ हिंसा होगी वहाँ तो आलोचना होगी। अब यहाँ पर कंबोडिया और थाईलैंड में बड़ा विवाद चल रहा है, सीमा विवाद, तो उसमें जो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, ये भी मामला बड़ा विचित्र और भारत के लिए ये बड़ी शुभ स्थिति नहीं है और शुभ समाचार भी नहीं है। चलिए, अब क्या किया जाए, जो हो रहा है वो तो उसको कोई टाल नहीं सकता। अब यहाँ अरावली जो है ना, क्या कहे, अब कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है। अरावली को लेकर सरकार ने जो दावे किए ना, वो भी बड़े शातिर हैं। वो जनता को मूर्ख मान रही है सरकार। आखिरकार होगा क्या, मामला तो बड़ा गंभीर, जो भी होगा देखा जाएगा, क्या किया जाए कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर हमारे देश में एक बड़ी गंदी राजनीति चल रही है। ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, देश को तबाह करना चाहते। हम तो और जो शिव संस्कृति समाज धर्म में तो जिनका विश्वास नहीं है,
उनका अपना नाजी कोकनी धर्म है जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, वे उसके लिए पूरी फील्डिंग कर रहे। तो मैं उन्हीं से एक बात पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि हमारे भारत में सच्चे हिंदू कितने, ये तो बताना पड़ेगा ना। और सच्चे हिंदू की परिभाषा क्या, सच्चे हिंदू का प्रारूप क्या होता है, सच्चा हिंदू कौन होता है, इसकी भी बात बताना पड़ेगी। और हमारे यहाँ तो देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आखिरकार हिंदू है कितने, ये तो बताना पड़ेगा ना। और सच्चा हिंदू कौन, ये भी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बजरंग दल और विप जो देश में नफरती वातावरण पैदा कर रहे हैं ना, ये बड़ा दुखदायी है। मैं सबको एक बात कहता हूँ, भारत की 147 करोड़ जनता का स्पष्ट कहना है कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये हिंदू धर्म की जो बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कभी संभव नहीं होगा। ये तो एक राजनीतिक जुमला है। हिंदू राष्ट्र बनाना भारत को एक राजनीतिक जुमला है और उसके लिए पूरी फील्डिंग की जा रही। अब आइए हम भारत में अनेकता में एकता की बात करते हैं। यहाँ पर हर पंथ का सम्मान होता है और करना भी चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं रहा। अब यहाँ पर जो क्रिसमस का दिन जो हुआ ना, आज क्रिसमस का दिन है 25 दिसंबर का, पर यहाँ से 2-3 दिन से ही चर्च में क्या क्या घोटाले किए जा रहे हैं, कितने हिंसाएं की जा रही है, अनेक प्रकार के नाजीवादी नाटक किए जा रहे हैं। इससे भारत की छवि गिर रही। और भारत की छवि तो विश्व में गिर गई जब इन्होंने क्रिसमस के 2 दिन पहले जितने नाटक किए ना, उससे भारत की छवि बहुत खराब हुई। विदेशी अखबारों में भी ये भारत की आलोचना हो रही। आज मोदी जी सुबह सुबह चर्च में पहुंच गए और चर्च में पहुंचकर उन्होंने क्या किया, जो भी किया वो सब ठीक है, परंतु जो वास्तविक रूप में जो कदम उठाना चाहिए वो तो कोई उठा ही नहीं रहा। मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ये भारत की जनता की आवाज़ है कि हमारे देश में किसी भी पंथ के खिलाफ बिहार नहीं उगला जाए, उनके आराधना स्थलों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उनके उसमें हंगामे नहीं किए जाए, और जो सब त्यौहार मनाते हैं ना, सब मिलजुल के त्यौहार मनाए। किंतु ये बजरंग दल और भी वाले लोगों को ये सिद्धांत पसंद नहीं है। और ये सरकार है ना, दिखावा करती है, सरकार बयानबाजी कर देती है। आप ये बताइए, जो ऐसे उन्मादी तत्व हैं उनके खिलाफ आपने कौन सा कानून बनाया, कितने लोगों को आपने सजाएं दी, कितने लोगों पर कार्रवाई की, कुछ भी नहीं किया। जनता को सिर्फ मूड बनाना है कि उनको तो अपना वोट बैंक बढ़ाना है। भारत को हिंदू राष्ट्र का नारा देके जनता को भ्रमित करना था। अरे जो हमने नाम गिनाए ना, जो पंथ गिनाए हैं, आदिवासी तक अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो आप कहाँ से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। हम सब जानते हैं कि आप ये राजनीतिक जुमला है और ये राजनीतिक जुमला ही रहेगा। ये देश की जनता है ना, अब धर्म के नाम पर भ्रमित नहीं होगी। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा हमारे देश में। देश की जनता त्रस्त है, परंतु ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे बहुत मस्त हैं, खूब कमाई कर रहे हैं। अब अरावली के मामले में 27,973 अवैध उत्खनन के मामले उजागर हुए, मात्र 11% पे कार्रवाई, बाकी सब छूट गए। यानी सब है ना अरावली को खा गए। वहाँ पर जो ग्रेनाइट है, मकरानाक है और जो अन्य बहुमूल्य खनिज है ना, वो सब उनके उदर में समा गया। और इसके बदले में शायद इन खनिज माफियाओं ने भाजपा को चंदा तो दिया ही होगा।
अब कितना चंदा दिया कुछ नहीं कह सकते। अरे अब हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में कौन विधायक कब किसका है ये अभी कहना बहुत कठिन है। वहाँ पर सत्ता अपहरण का मामला चल रहा है, सरकार अपहरण का मामला चल रहा है। और जो SIR के नाम पर जो छात्र खेल हुआ है ना, वो तो उजागर हो गया। किंतु सुप्रीम कोर्ट में अभी तक बिहार के चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया गया है, परिणाम को अवैध घोषित नहीं किया गया है, जबकि करना चाहिए। नहीं हो रहा है ना, क्या कह सकते हैं। ये तो नाजीवाद है। जो चलेगा वो चलेगा, बस जो उन्होंने कह दिया वो सही है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब SIR के नाम पर जो छात्र खेला हुआ वो सारा रात उजागर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने में क्यों हिचक रही। अब क्या कह सकते हैं, हिचकेगी। अब वो तो जो भी होना है वो तो होगा ही। मगर हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जी को थोड़ा आंखें खोलना चाहिए। देश के वर्तमान हालात बिल्कुल अराजकी हैं, जनता त्रस्त है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता सड़कों पर है। किंतु राष्ट्रपति महोदया तो धत्तात बनी हुई है, मूक बधिर बनी हुई है। वे अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। तो उनको अपना धर्म निभाना चाहिए, नहीं निभाती। अब जनता है ना, उनके खिलाफ भी है, जनता में उनके प्रति आक्रोश है। अब तो कह रहे कि यदि प्रधानमंत्री ऐसे ही रहे ना तो उनको पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये भी जनता की आवाज़ है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ भी नहीं कह सकते। तो राष्ट्रपति जी से, महोदया से हमारा एक ही अनुरोध है कि आप जनता के साथ खड़े हो जाइए। और सुप्रीम कोर्ट की तो स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। एक बहुत अच्छा मामला आया था 2014 में कि 3 न्यायाधीश पटना के ही थे, वो वहाँ पर नेपाल में अय्याशी करते हुए लगा औरतों के साथ पकड़ा। 2014 का मामला है, वहाँ के अखबारों में छपा था, पूरा हुआ और कार्रवाई होते होते अब 2025 आ गई। तो आप सोच लीजिए कि जो मामला 2014 का था उसका निर्णय अब 2025 में आ रहा। जो मिलाट नेपाल में पकड़ा गए थे ना, उनके सेवाएं समाप्त की जा रही है, उनके जो अधिकार होते हैं वो सारे सब समाप्त किए जा रहे हैं। अब यहाँ तक उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी पर भी रोक लगा दी गई है। अब वो उसके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था की ये हालत। अब तो क्या किया जाए, देश में कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा देश है ना, अब बड़ी विचित्र इसमें है। और मैं तो एक बात स्पष्ट कह दूं कि अब भारत अब राष्ट्र नहीं रहा, ये तो एक भीड़ भरा भूखंड हो गया। यहाँ पर अब नौकरशाहों के जो तेवर हम देख रहे हैं ना, वो भी बड़े विचित्र हैं। और राजनीतिक दल चंदाखोर है, खूब चंदा खाते हैं, इतना चंदा खाते कि हद से ज़्यादा। और अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग भी जी भर के चंदा देते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने सब देख ही लिया कि क्या हुआ। परंतु अब तो यहाँ पर कोटक परिवार का भी मामला उजागर हुआ कि कोटक परिवार ने करोड़ों को चंदा भाजपा को दिया भाई। अब क्या कर सकते हैं कि कोई दान देता है तो उस पर तो प्रतिबंध लग नहीं सकता, वो दिया। किंतु भाजपा में और चुनाव आयोग ने उस चंदे का कहीं हिसाब नहीं दिया, कहीं नहीं बताया ये क्यों ऐसा हुआ। अरे मामला बड़ा विचित्र है इस देश में। यहाँ पर तो हर प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं और अपने आप को सच्चा राष्ट्रवादी बताया जा रहा। जो ये साधु संत है ना, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन नहीं है। इनको तो जमीन और धन से और अय्यासी पूर्ण जीवन से सरोकार। क्या किया जाए। हमारा देश, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमारा भारत अब राष्ट्र नहीं रहा, वो तो एक भीड़ भरा भूखंड हो गया। और यहाँ पर थोड़ी जनता की भी गलती है। जनता आत्मदर्शन में विश्वास नहीं करती है, आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करती है, अपना विवेक भी प्रज्वलित नहीं करती है, उसका विवेक सकारात्मक नहीं हो पा रहा।
ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। तो जनता को भी चैतन्य होना पड़ेगा। ये अन्याय कब तक सहन करते रहोगे? और एक बात कल भी मैंने कही थी, वही बात मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की हर बस्ती में हर परिवार चैन से नहीं सो रहा। उसमें चिंता है। हम आंखों में देखते हैं, हम उनके शब्दों में देखते हैं, उनके कार्यों में देखते हैं। और जो ये हमारे देश में हमारी जनता है ना, चुपके आंसू बहा रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने आंसू बहा दिए हैं कि उनके आंसू जो कि पवित्र गंगा होते हैं ना, वो भी सूख गई है। यहाँ पर पर्यावरण की क्या स्थिति हो रही है आप देख लीजिए। वायु प्रदूषण चरम पर है और हमारे पूरे देश का माहौल जहरीला बना दिया है। हिंसा हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और फिर भी कह रहे हैं कि रामराज आ गया। वाह भाई! जो अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, सनातन धर्म की हत्या, ये सब रामराज की बात है ना? क्या इसे रामराज माना जाए? अरे अब तो हद हो गए आपके बातों की। अब तो जनता को भ्रमित करना छोड़ दो। ये मैं कड़वी बातें कह रहा हूँ। बहुत लंबे बातचीत भी कर सकते हैं, किंतु मैंने ये कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।